वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट के प्रैक्टिस सेट फिफ्थ को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आगे की मालूमात के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो आज हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? एक है संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, दो है विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, तीन है भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था और चौथा है विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट में है, इसका जो सही जवाब होगा वो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन के साधन हैं? ए है सामाजिक लेखा परीक्षा, दो है शक्तियों का विभाजन, तीन है नागरिक चार्टर और चार है सूचना का अधिकार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब कि 1, 3 और 4 यानी सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक चार्टर और चौथा है सूचना का अधिकार। नेक्स्ट सवाल है, चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया? ए है आंध्र प्रदेश से, बी है कर्नाटक से, सी है केरल से और डी है गुजरात से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश से टकराया था हुदहुद। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ए है स्वच्छ वायु, बी है ताज़ा पानी, सी है उर्वर मिट्टी और डी है नमक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नमक। नेक्स्ट सवाल है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थाओं विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में है? ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सबसे से संबंध रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? ए है एनसीईआरटी, बी है यूजीसी, सी है एनएएसी और डी है सन यूईपीए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सन यूईपीए। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपिता को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो ए है बैठक बुलाना, बी है निश्चित काल के लिए स्थगित करना और तीन है सत्रावसान और चार है भंग करना। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही कूट है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1, 3 और 4। जैसे बैठक बुलाना, सत्रावसान करना और भंग करना। ये राष्ट्रपति जी का मतलब इतनी शक्तियाँ राष्ट्रपति जी को प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट सवाल है, संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ए है 3 माह, बी है 6 माह और 4 है 4 माह और डी है 100 दिन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 माह। नेक्स्ट सवाल है, मौलिक अधिकारों के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी है समानता का अधिकार और डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट सवाल है, नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है? ए है अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन,
डी है अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता। सी है अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति। डी है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्या के कारण और निदान। नेक्स्ट सवाल है, अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग। ए है कक्षा को गरिमा प्रदान करने के लिए। बी है विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए। सी है संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। डी है अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। ए है भावात्मक क्षेत्र से। बी है ज्ञानात्मक क्षेत्र से। सी है सहजातात्मक क्षेत्र से और डी है मनस चालक क्षेत्र से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भावात्मक क्षेत्र से। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा कहा जाता है। ए है महात्मा गांधी। बी है रविन्द्रनाथ टैगोर। सी है स्वामी विवेकानंद और डी है श्री अरविंदो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। ए है स्मरण। बी है बोध। सी है प्रावर्तित और डी है विभेदीकरण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, विभेदीकरण। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है। ए है व्याख्यान पद्धति। बी है निदर्शन पद्धति। सी है आगमनात्मक पद्धति और डी है पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, निदर्शन पद्धति। नेक्स्ट सवाल है, शोध डिजाइन क्या है। ए है शोध संचालन का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित ना हो। बी है गुणात्मक या परिमाणात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प। सी है वो शैली जिसमें आप अपनी शोध खोजों को प्रस्तुत करना चाहें, जैसे ग्राफ। और डी है आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। नेक्स्ट सवाल है, सैम्पलिंग केसेस का आशय है। तो ए है सैम्पलिंग ढांचे का प्रयोग। बी है शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान। सी है शब्दशः शोधार्थी का ब्रीफ केस और डी है लोक समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि सैम्पलिंग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, लोक समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि सैम्पलिंग। नेक्स्ट सवाल है, शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में सम्मित है और सामान्य वितरण के समान है, परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो कहलाता है। ए है विषम। बी है मध्यक कुदी और सी है तुंगक कुदी और डी है चिपिटक कुदी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, तुंगक कुदी। नेक्स्ट सवाल है, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। ए है खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना। बी है उसमें पूरी तरह डूबने से पहले मार्गदर्शी अध्ययन करना। सी है विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना और डी है सैद्धांतिक को भूलना चाहिए क्योंकि ये एक व्यवहारिक व्याख्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। नेक्स्ट सवाल है, जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो ये कहलाता है। ए है प्रशिक्षण कार्यक्रम। बी है सेमिनार और सी है कार्यशाला और डी है सिंपोजियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेमिनार कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हैं। ए है प्रस्तावना, आंकड़ा संग्रह, आंकड़ा विश्लेषण, निष्कर्ष और अनुशंसा। बी है कार्यकारी सारांश, साहित्य पुनर्वीक्षण, आंकड़ा संग्रहण, निष्कर्ष और ग्रंथ सूची। हाँ, बी है कार्यकारी सारांश, साहित्य पुनर्वीक्षण, आंकड़ा संग्रहण, निष्कर्ष और ग्रंथ सूची। सी है शोध योजना, शोध आंकड़ा, विश्लेषण और संदर्भ। डी है प्रस्तावना,
साहित्य पुनर्वीक्षण, शोध प्रणालियाँ, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रस्तावना, साहित्य पुनर्वीक्षण, शोध प्रणालियाँ, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। नेक्स्ट सवाल है, संचार का वो साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। ए है समूह संप्रेषण, बी है जनसंचार, सी है अंतःवैयक्तिक संचार, डी है अंतर्वैयक्तिक संचार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जनसंचार। नेक्स्ट सवाल होगा, एक स्मार्ट कक्षा शिक्षण का वो स्थल है जिसमें एक है स्पर्श पैनल कंट्रोल सिस्टम के साथ स्मार्ट पोर्शन हो, दो है पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी यानी वीसीआर प्लेयर हो, तीन है डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो और चौथा है प्रोजेक्टर और स्क्रीन हो। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब कि 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी होने चाहिए। एक स्मार्ट कक्षा शिक्षण का वो स्थल है जिसमें स्पर्श पैनल कंट्रोल सिस्टम के साथ स्मार्ट पोर्शन हो, बी है पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी पीसीआर प्लेयर हो, तीन है डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो और चौथा है प्रोजेक्टर और स्क्रीन हो। नेक्स्ट सवाल है, पीत पत्रकारिता पद का संबंध है। ए है आतंकवाद और हिंसा के विषय में सनसनीखेज समाचार, बी है पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीपरकता और अतिशयोक्ति, सी है कला और संस्कृति के सनसनीखेज समाचार, डी है पीले कागजों पर छपे सनसनीखेज समाचार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीपरकता और अतिशयोक्ति। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में है। ए है एनकोडर्स, बी है डिकोडर्स, सी है एजिटेटर्स और डी है प्रोपेगेटर्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, डिकोडर्स। नेक्स्ट सवाल है, मीडिया जाना जाता है। ए है प्रथम सत्ता वर्ग, बी है द्वितीय सत्ता वर्ग, सी है तृतीय सत्ता वर्ग और डी है चतुर्थ सत्ता वर्ग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, चतुर्थ सत्ता वर्ग। मीडिया चतुर्थ सत्ता वर्ग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, अगर स्ट्रीमर्स का कूट UVTGALDQR है तो नॉलेज का कूट होगा। तो S 19 पे आता है और U 21 पे आता है, तो 19, 20, 21 यानी कि 2 प्लस किया गया है। T आता है हमारा 20 पे और V जो आता है, इस तरह से हम लोग इसकी कोडिंग अगर लिखते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 19, 19 यहाँ पे 20 और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 21 हो गया, फिर ये 22 हो गया। इस तरह से 2-2 बढ़ते हुए जाएंगे। तो नॉलेज का होगा KLM फिर NOP, ठीक है, तो MP यहाँ पे मिल गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है, A B का भाई है। जो A है वो B का भाई है, ठीक है, ये B का भाई है और B जो है वो C का भाई है, ये भी भाई है C का, और C जो है वो D का पति है। ये जो C है ये D का पति है। तो इस तरह से पता चल रहा है कि D जो है वो लड़की है और E A का पिता है। E जो है A का पिता है, यानी कि यहाँ पे E है, तो ये इसका पिता है। तो D का E से क्या संबंध है? D का E से जो संबंध होगा, D का हमें बताना है E से संबंध, तो ये होगा पुत्र वधू। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि 9 को उन संख्याओं में से घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 होगा। तो संख्याएं हैं
तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 33 और 55। नेक्स्ट सवाल है, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है और 18 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुना होगा, उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 42 और 12। नेक्स्ट सवाल है, डिजिटल सशक्तिकरण का आशय है। ए है सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, बी है सभी डिजिटल स्रोतों का सार्वभौमिक पहुंच और 3 है सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म और चौथा है क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी। और डिजिटल सशक्तिकरण का आशय है सार्वभौमिक डिजिट साक्षरता, दूसरा है सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच, 3 है सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म, चौथा है क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा वो सभी में। नेक्स्ट सवाल है, इस श्रृंखला में अगला पद है 2, 7, 28 और एक बार प्लस हुआ है एक बार माइनस हुआ है। जैसे कि एक का हमने जब वर्ग किया, एक का क्यूब किए तो एक होगा, एक प्लस एक, तो यहाँ पे 2 हो गया। इसी तरह से जब हम 2 का करेंगे, 2 का क्यूब करें तो यहाँ पे 8 होगा, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस 1, तो यहाँ पे बराबर करके 7 आएगा। अब हम 3 का करते हैं क्यूब, जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 3 3 का 9, 9 3 का 27, तो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 28 हो गया। अब हम 4 का करेंगे तो 4 वाले में हमें माइनस करना है। जैसे कि हमने 4 का क्यूब किया तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यहाँ पे जब 64 हुआ तो माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 63 होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे 5 का हुआ, अब 6 का जब हम करेंगे तो 6 चौक 36 और 36 छक्का 216 होगा, तो माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे 215 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इस श्रृंखला में अगला पद है ए बी ई डी आई एच एन एम। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे सीरीज बन रही है इसकी। तो ए का 1 और बी का 2 होता है। अब यहाँ पे ई का 5 हो गया और डी का 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से जो हम प्लस किए हैं यहाँ पे 4 प्लस हुआ है। कितना हुआ है? 4 प्लस। और यहाँ से जो यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, कितना हुआ है? 2 प्लस हुआ है। अब इसी तरह से फिर हम इसमें जब करेंगे तो 4 प्लस करेंगे तो 5 4 9 होता है। ठीक है, और फिर यहाँ से 4 4 8 हुआ, यहाँ पे प्लस 4 हुआ। अब नेक्स्ट जब हम करेंगे तो 4 फिर यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कि टी एस। नेक्स्ट सवाल है, निर्देश प्रश्न संख्या 34 से 38 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। राजनीति में साहित्य अरुचि के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि वो साहित्यिक प्रस्तुति के विषय के रूप में काफ़ी हद तक राजनीतिक के अस्पष्ट व्यवहार पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करता है, लेकिन इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि इसे साहित्य में प्रायः कैसे चित्रित किया जाता है, अर्थात ऐसी प्रस्तुति की राजनीति क्या है। राजनीतिक उपन्यास अधिकांशतः केवल राजनीतिक के बारे में
एक उपन्यास नहीं होता है, अपितु उसकी अपनी राजनीति होती है। इसलिए वो हमें केवल ये नहीं बताता है कि चीज़ें कैसी हैं, अपितु इनसे संबंधित विचारों को स्पष्ट रूप से निश्चित सोच प्रदान करता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, और ये बताता है कि किसी को सही ऐसा सोचना और करना चाहिए कि चीज़ें वांछित दिशा में अग्रसर हों। संक्षेप में इसे वह पाठकों को कारण या विचारधारा विशेष में बदलना या सूचीबद्ध करना चाहता है। ये प्रायः साहित्य नहीं होता है, ये केवल अत्यधिक परिचित पदबंध है, लेकिन ये प्रचार होता है, इससे साहित्य भावना का अतिक्रमण ही होता है। इससे हम विश्व को भली भांति समझते हैं और हमारी सहानुभूति का प्रभाव क्षेत्र व्यापक होता है एवं हमारी सोच और सहानुभूति को कट्टर प्रतिबद्धता से संकीर्ण न करें। जैसा कि जॉन कीट्स ने कहा है कि हमें ऐसे वाक्य से घृणा होती है जो हम पर लाद दिया जाता है। क्या कहा है? हमें ऐसे वाक्य से घृणा होती है जो हम पर लाद दिया जाता है। दूसरा कारण है कि क्यों राजनीति उच्च प्रकार की साहित्य प्रस्तुति प्रति अनुकूल आचरण नहीं करती है। ये है कि राजनीति अपने स्वभाव से ही विचार और विचारधारा से निर्मित होती है, या यदि राजनीति स्थिति अपने को उपयुक्त साहित्य सम्मान नहीं दे पाती है, तो इस संबंध में राजनीति विचार और भी गंभीर समस्या पैदा करते हैं। साहित्य के संबंध में ये तर्क दिया जाता है कि ये बौद्धिक अमूर्त विचारों के बजाय मानव अनुभवों के बारे में होता है। ये मानव जाति की महसूस की गई वास्तविकता पर विचार करता है और नीरस तथा निर्जीव विचारों के बजाय ओजपूर्ण और स्वादपूर्ण रस से संबंधित होता है। अमेरिकी की उपन्यास मेरी मकर्थी ने अपनी पुस्तक आइडिया और नॉवेल में, कौन सी पुस्तक है? आइडिया और नॉवेल, स्वादपूर्ण रस से संबंधित होता है। अमेरिका की एक उपन्यासकार हैं मेरी मकर्थी ने अपनी पुस्तक, कौन है? मेरी मकर्थी ने अपनी पुस्तक आइडिया और नॉवेल में इस विषय पर की गई व्यापक चर्चा में कहा है कि उपन्यास में व्यक्त विचारों के बारे में आज भी ये महसूस किया जाता है कि वे अनाकर्षक होते हैं। हालांकि ऐसा पहले अर्थात 18वीं और 19वीं सदी में नहीं था। एक और विचार और दूसरी ओर उपन्यास के बीच असंगति के स्पष्ट स्वरूप का उनका निरूपण संभवतः इस मामले में विभाजित सोच का संकेत है, और एक ऐसी दुविधा है जो कई लेखकों और पाठकों के बीच है। विचार सशक्त होते हैं, लेकिन मैं प्रायः सोचती हूँ कि उपन्यास में उसकी आवश्यकता होती है। इसके बावजूद उपन्यासकारों के लिए ये महसूस करना काफ़ी सामान्य है। विचारों के विरुद्ध सशक्त उठाते समय विचारों के प्रति आकर्षण अनुभव करना, वो भी उपहास के हथियारों के साथ। तो इससे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे, जैसे कि साहित्य में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा की जाती है? ए है राजनीति में मानव अनुभव, बी है बौद्धिक अमूर्त विचार, सी है शुष्क और रिक्त विचार, डी है मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता को। नेक्स्ट सवाल है, उपन्यास मेरी मकर्थी की टिप्पणियों से निम्नलिखित में से किसका पता चलता है? ए है उपन्यास में आज के अनदेखे महसूस किए गए विचार, बी है राजनीतिक विचारों और उपन्यासों पर अंतश्चेता का द्विविभाजन, और सी है विचारों और उपन्यास के बीच असंगति, डी है अनंत विचार और उपन्यास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उपन्यास में आज के अनदेखे महसूस किए गए विचार। नेक्स्ट सवाल है, इस गद्यांश के अनुसार एक राजनीतिक उपन्यास प्रायः निम्नलिखित में से क्या बन जाता है? ए है राजनीति के लिए साहित्यिक अरुचि, बी है राजनीति के साहित्यिक प्रस्तुति, सी है अपनी ही राजनीतिक वाला उपन्यास, डी है राजनीतिक का अस्पष्ट परिपाटी का चित्रण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा,
अपनी ही राजनीति वाला उपन्यास। नेक्स्ट सवाल है, एक राजनीतिक उपन्यास से निम्नलिखित में से किसका पता चलता है? ए है चीज़ों की वास्तविकता का, बी है लेखक का बोध, और सी है पाठकों की विचारधारा विशेष, और डी है साहित्य की भावना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेखक का बोध होता है। नेक्स्ट सवाल है, अपने स्वभाव के राजनीति का ढांचा होता है। तो ए है प्रचलित राजनीतिक स्थिति का है, विचार और विचारधारा का है, सी है राजनीतिक प्रचार का है, डी है मानव स्वभाव की समझ का है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, विचार और विचारधारा का है। नेक्स्ट सवाल है, नीचे एक आरेख दिया गया है जिसमें तीन वृत्त ए, बी और सी एक दूसरे को अतिव्याप्त कर रहे हैं। वृत्त ए ईमानदार लोगों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त बी निष्ठावान लोगों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त सी राजनेताओं के वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पी, क्यू, आर, एस, यू, एक्स, वाई अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कूट का चयन कीजिए जो उस क्षेत्र को दिखाते हैं जिसमें ईमानदार राजनेताओं का वर्ग है जो निष्ठावान नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यस। नेक्स्ट सवाल है, बेहतर शिक्षा का लाभ उठाकर किसी आदमी को अपने को स्त्री से अधिक बुद्धिमान मानना। बेहतर शिक्षा का लाभ उठाकर किसी आदमी का अपने को स्त्री से अधिक बुद्धिमान मानना इसी प्रकार है जैसे कि एक हाथ बंधे हुए व्यक्ति को पीट कर किसी आदमी द्वारा अपने साहस की शेखी बघारना। उपरोक्त अनुच्छेद किसका उदाहरण है? ए है निगमन तर्क, बी है काल्पनिक तर्क, सी है सादृश्य मूलक तर्क, और डी है तथ्यात्मक तर्क। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सादृश्य मूलक तर्क। नेक्स्ट सवाल है, बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होता है। प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसका विरोधाभासी है? ए है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं, बी है सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं, सी है कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, डी है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जब प्रस्तावों के समूह से एक प्रस्ताव दूसरे प्रस्तावों से व्युत्पादित कहा जाए तो प्रस्तावों का ये समूह कहलाएगा। ए है एक दलील, बी है एक वैध दलील, सी है एक स्पष्टीकरण, और डी है एक अवैध दलील। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एक दलील। नेक्स्ट सवाल है, नमिता और समिता दोनों मेधावी और परिश्रमी हैं। अनीता और कराबी आज्ञाकारी और अनियमित हैं। बबीता और नमिता अनियमित हैं परंतु मेधावी हैं। समिता और कविता नियमित और आज्ञाकारी हैं। इनमें से कौन मेधावी, आज्ञाकारी, नियमित और परिश्रमी है? तो ए है केवल समिता, बी है नमिता और समिता, और सी है केवल कविता, डी है केवल अनीता। तो इसका जो सही जवाब होगा, यानी कि नमिता और समिता दोनों मेधावी हैं। कौन कौन? नमिता और समिता दोनों मेधावी हैं, दोनों मेधावी हैं, मेधावी और परिश्रमी हैं। अनीता और करबी आज्ञाकारी और अनियमित हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि केवल समिता। नेक्स्ट सवाल है, योद्धा का संबंध तलवार से है, बढ़ई का संबंध आरी से है, किसान का संबंध हल से है, इसी तरह से लेखक का संबंध किससे है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेखक का संबंध कलम से है। जब कलम होगी तभी लेखक लिख पाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निर्देश प्रश्न संख्या 45 से 50 विभिन्न क्षेत्रों से किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन निम्नलिखित तालिका में दिए गए डाटा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो CO2 उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन, वर्ष और क्षेत्र विद्युत, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, घरेलू। 2005 में 500 विद्युत और 200 उद्योग, 150 वाणिज्य और 3 है 80 कृषि है और 100 घरेलू है।
इस तरह से ये चार्ट दिया हुआ है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। जैसे कि 45वां जो है, विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? ए है 12.57%, बी है 16.87% और सी है 30.81% और डी है 50.25%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 12.57%। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2008 में कुल CO2 उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का प्रतिशतता योगदान क्या है? ए है 30.82%, बी है 41.18%, सी है 51.38% और डी है 60.25%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 41.18%। नेक्स्ट सवाल है, कुल क्षेत्र संबंधी CO2 उत्सर्जन में उद्योग का योगदान प्रतिशत किस वर्ष में न्यूनतम था? ए है 2005 में, बी है 2006 में, सी है 2007 में, डी है 2009 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2005 में। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2005 से 2009 के दौरान विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की प्रतिशतता वृद्धि क्या है? तो ए है 60, बी है 50 और सी है 40, डी है 80। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 60। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2005 से 2009 के दौरान CO2 उत्सर्जन में किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? ए है विद्युत, बी है उद्योग, सी है वाणिज्य और डी है कृषि। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कृषि में। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2005 से 2009 में CO2 का कुल उत्सर्जन किस प्रतिशतता तक बढ़ा है? ए है 89.32%, बी है 57.62%, सी है 40.32% और डी है 113.12%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 89.32%। नेक्स्ट सवाल है, मूक का पूर्ण रूप है? ए है मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, बी है मैसाचुसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स और सी है मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, डी है माइरेन ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट सवाल है, दशमलव अंक 35 का द्विआधारी समतुल्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,11,000। नेक्स्ट सवाल है, GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है ऑडियो डेटा का, इमेज डेटा का, वीडियो डेटा का, टेक्स्ट डेटा का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इमेज डेटा का। नेक्स्ट सवाल है, ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है? ए है द्विआधारी अंक प्रणाली में, बी है दशमलव अंक प्रणाली में, सी है षड दशमलव अंक प्रणाली में और डी है अष्टभुजा अंक प्रणाली में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, षड दशमलव अंक प्रणाली में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए है गूगल, बी है क्रोम, सी है याहू और डी है बिंग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रोम। ये सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, CSS का संपूर्ण रूप है? ए है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, बी है कलेक्टिंग स्टाइल शीट्स, सी है कंपैरेटिव स्टाइल शीट्स और डी है कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल शीट्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कूट की पहचान कीजिए। तो सूची 1 में है विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व एड्स दिवस। तो हम लोग इसको मिलान करते हैं। जैसे कि विश्व ओजोन दिवस, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहले देख लेते हैं विश्व एड्स दिवस। तो एड्स दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 1 दिसंबर को मनाते हैं और विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है और स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस तरह से इसका हम लोग जब देखेंगे तो 1 का 4 हो गया
तो पहले ही से हम देख लेते हैं कि ये चौथा है पहले ही में, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवोत्पत्ति संबंधित गतिविधियां 2/3 यानी 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी मानवोत्पत्ति संबंधी गतिविधियां 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी हैं? ए है कृषि, बी है जल से बिजली उत्पादन, सी है उद्योग और डी है घरेलू और नगरपालिका द्वारा उपभोग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि। नेक्स्ट सवाल है, मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS वायु में है? ए है सीमेंट उद्योग, बी है उर्वरक उद्योग, सी है फोम उद्योग और डी है कीटनाशी उद्योग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फोम उद्योग में है। नेक्स्ट सवाल है, किसी देश के कुल CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम को पहचानिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले नंबर पे चीन, USA, भारत और रूस है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया।